तो चलें आज हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की दुनिया में एक सफ़र करते हैं और समझते हैं उस टेक्नोलॉजी को जो आज गेमिंग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर चीज़ के पीछे की ताकत है। कभी सोचा है कि कुछ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा सुस्त क्यों होती हैं, यहाँ तक कि हमारे आज के जदीद तरीन कंप्यूटर्स पर भी ऐसा लगता है जैसे वो एक दीवार से टकराकर रुक जाती हैं। तो इस मसले का हल क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया में है, जिसे कहते हैं एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग। इसमें होता यह है कि हम आम प्रोसेसर्स की जगह एक ख़ास किस्म का बहुत तेज़ हार्डवेयर इस्तेमाल करते हैं, एक एक्सेलरेटर जो इस कंप्यूटेशनल दीवार को तोड़ देता है। और ये एक्सेलरेटर कोई और नहीं बल्कि जीपीयू है, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये एक ऐसा प्रोसेसर है जिसका सोचने का तरीका हमारे आम सीपीयू से, जो हमारे रोज़मर्रा के काम करता है, बिल्कुल ही अलग है। अच्छा, अब जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो इन दोनों के डिज़ाइन का फ़र्क है। देखें, सीपीयूज़ को बनाया गया है पेचीदा एक के बाद एक होने वाले कामों के लिए, यानी सीरियल टास्क्स के लिए, जबकि जीपीयूज़ को डिज़ाइन किया गया है हज़ारों कामें एक साथ यानी पैरेलल करने के लिए। इसको ऐसे समझें कि सीपीयू चंद बहुत ही ज़हीन सर्जन्स की टीम है, तो दूसरी तरफ जीपीयू नर्सों की एक पूरी फौज है। और ये फ़र्क कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं। एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने का काम अगर एक सीपीयू पर करें तो 4 से 5 दिन लग सकते हैं। वही काम एक जीपीयू सिर्फ आधे सेकंड में कर देता है। जी हाँ, दिनों का काम सेकंड्स में। तो सवाल ये है कि सीपीयू इस ताकतवर जीपीयू से बात कैसे करता है, इनके बीच राब्ता कैसे होता है? ये काम करती है पीसीआई बस। इसे आप एक तरह का डेटा सुपर हाईवे समझ लें, जिसे खास तौर पर बहुत बड़े डेटा को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बनाया गया है। और ये बहुत अहम बात है, क्योंकि इस खास बस के बगैर जीपीयू की सारी रफ्तार बेकार है। क्यों? क्योंकि डेटा को लाने ले जाने में ही इतना वक्त लग जाएगा कि सारा फ़ायदा ख़त्म। ज़रा सोचें, जहां सिस्टम बस से 30-40 जीबी डेटा कॉपी करने में 10 दिन लग जाते, वहीं पीसीआई बस से ये काम सिर्फ आधे से 2 सेकंड में हो जाता है। चलें, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी कड़ियाँ आपस में कैसे जुड़ती हैं। क्योंकि देखें, सिर्फ हार्डवेयर का होना ही काफ़ी नहीं है। हमें उसे प्रोग्राम करने के लिए, उसकी ज़बान में बात करने के लिए एक ख़ास तरीके की भी ज़रूरत है। और वो तरीका है कूडा, यानी कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। ये एनवीडिया का बनाया हुआ एक एपीआई है जो बिल्कुल एक पुल की तरह काम करता है। ये C++, पाइथन और जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इस काबिल बनाता है कि वो बराह रास्त जीपीयू को हिदायत दे सके। अब जीपीयू के अंदर हज़ारों कोर्स होते हैं, तो उन सब को मैनेज कैसे किया जाए? इसके लिए कूडा ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, एक हायरार्की। सबसे छोटी इकाई को कहते हैं थ्रेड। बहुत से थ्रेड्स मिलकर एक ब्लॉक बनाते हैं और बहुत से ब्लॉक्स मिलकर एक ग्रिड बनाते हैं। ये जो पूरा मुनज़्ज़म ढांचा है ना, ये यकीनी बनाता है कि जीपीयू की पूरी फौज एक साथ बगैर किसी गड़बड़ के मुअस्सर तरीके से काम करे। अच्छा, जब कूडा में कोड लिखा जाता है ना, तो कुछ खास कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। ये कीवर्ड्स सिस्टम को बताते हैं कि कौन सा कोड सीपीयू यानी होस्ट पर चलेगा और कौन सा जीपीयू यानी डिवाइस पर। जैसे कि एट ग्लोबल फंक्शन, इसे कर्नल फंक्शन भी कहते हैं। इसे कॉल तो सीपीयू करता है, लेकिन ये चलता जीपीयू पर है। और फिर है एट डिवाइस फंक्शन, जिसे जीपीयू ही कॉल करता है और वो चलता भी जीपीयू पर ही है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये सब अमली तौर पर काम कैसे करता है। आइए एक जीपीयू कैलकुलेशन के पूरे वर्कफ्लो को, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं। ये जो 6 स्टेप्स का प्रोसेस है ना, ये तकरीबन हर क्यूडा प्रोग्राम की बुनियाद है। सबसे पहले सीपीयू और जीपीयू दोनों पर मेमोरी एलोकेट की जाती है। फिर सीपीयू पर डेटा तैयार होता है, उसके बाद वो डेटा जीपीयू को भेजा जाता है। फिर असल काम यानी कर्नल को लॉन्च किया जाता है ताकि जीपीयू अपना हिसाब किताब करे। जब काम हो जाता है तो रिजल्ट वापस सीपीयू को भेजा जाता है और आखिर में जीपीयू की मेमोरी को खाली कर दिया जाता है। चाहे आप कोई सादा सा काम कर रहे हों या कोई बहुत ही पेचीदा सिम्युलेशन, यही पैटर्न फॉलो होता है। लेकिन इस सारी ताकत के बावजूद एक बहुत अहम बात समझने वाली है, और वो ये है कि जीपीयूज़ हर मसले का जादुई हल नहीं हैं। एक कैच है।
और ये एक ऐसी हकीकत है जो शायद हैरान कर दे। छोटे कामों के लिए जीपीयू दरअसल सीपीयू से सुस्त होता है। जी हाँ, सुस्त। इसकी वजह है ओवरहेड, यानी डेटा को सीपीयू से जीपीयू भेजने और फिर रिजल्ट वापस लाने में जो वक्त लगता है ना, वो असल फायदे को ख़त्म कर देता है। मिसाल के तौर पर इस 16 बाय 16 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में सीपीयू को सिर्फ 93 मिलीसेकंड लगे, जबकि जीपीयू को पूरे 23 सेकंड लग। लेकिन जैसे ही काम का साइज बड़ा होता है, कहानी बिल्कुल बदल जाती है। बड़े और पैरालाइजेबल टास्क्स के लिए जीपीयू की कारकर्दगी का फायदा इतना ज्यादा हो जाता है कि वो इस ओवरहेड को पीछे छोड़ देता है। तो इस सब का खुलासा ये है कि जीपीयू कब इस्तेमाल करना चाहिए। ये तब एक वाज़ेह फाते है जब टास्क बहुत बड़ा और कंप्यूटेशनली इंटेंसिव हो, जब मसले को बहुत से छोटे मुतवाज़ी हिस्सों में तोड़ा जा सके और जब बहुत बड़े डेटा सेट पर काम करना हो। तो अहम बात यह है कि पहले अपने मसले का तज्जिया करें और फिर फैसला करें। तो ये जो बड़े बड़े पैरेलल टास्क्स को प्रोसेस करने की सलाहियत है, इसने सिर्फ गेमिंग को ही नहीं बदला, बल्कि इसका असर टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया पर पड़ा है। तो माजी में जीपीयूज़ सिर्फ गेमिंग या सुपर कंप्यूटर्स के लिए ख़ास हार्डवेयर थे, लेकिन आज जीपीयू यानी जनरल पर्पस जीपीयू के आने से साइंसी तहकीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यहाँ तक कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इनकलाब आ गया है। और इसका असर जीपीयूज़ की मार्केट में जैसे एक धमाका हुआ और एनवीडिया दुनिया की सबसे कीमती टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बन गई। तो एक जल्दी से रिकैप करते हैं। ये कुछ बुनियादी कूड़ा कीवर्ड्स हैं जिनके बगैर प्रोग्रामिंग मुमकिन नहीं। ग्लोबल, जो जीपीयू पर चलने वाले कर्नल फंक्शन को डिफाइन करता है। कूड़ा मैलॉक, जो जीपीयू पर मेमोरी एलोकेट करता है। कूड़ा मेमकॉपी, जो सीपीयू और जीपीयू के दरमियान डेटा कॉपी करता है। कूड़ा फ्री, जो मेमोरी को खाली करता है। और ये ट्रिपल कर्ली ब्रैकेट सिंटैक्स, जो कर्नल को लॉन्च करने की कॉन्फ़िगरेशन बताता है। तो आखिर में एक सवाल, अब जबकि हम दिनों में हल होने वाले बड़े बड़े मसाइल को सेकंडों में हल कर सकते हैं, तो सोचने की बात यह है कि ये बेपनाह कंप्यूटेशनल ताकत आगे चलकर किन नए चैलेंजेस को हल करेगी। इसके इम्कानात की कोई हद नहीं है।